So hey homies, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांग लिंग वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट के होली एम्पर के साथ फाइनली वर्मिलियन वर्ल्ड प्लेनेट पे आ जाता है। साथ ही यहाँ पर उसने अपने सारे साथियों को भी रिवाइव कर लिया था और अभी यहाँ पर वांग लिंग जो है वो 9 ट्रांसफॉर्मेशन के साइकिल को कंप्लीट करने में लगा हुआ था। और इस दौरान हम देखते हैं कि जो होली एम्पर है वो अपनी ऑरा को भी इसकी बॉडी में इंसर्ट कर रहे थे और यहाँ पे काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद एट दी एंड हम देखते हैं कि फाइनली वांग लिंग ने यहाँ पर उन 9 ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया था और अब वांग लिंग का एक नया ओरिजिन सोल बन चुका था। साथ ही उसके पास एक फायर स्पिरिट भी आ चुकी थी जिसके चलते सभी लोग यहाँ पे दंग रह चुके थे और फोर डिवाइन सेक्ट के बाकी के जो भी मेंबर्स थे वो सभी लोग यहाँ पर वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट के नए एम्परर की आहट को फील कर सकते थे, जिसके चलते सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिंग की ये जो पावर रिलीज हुई थी ना उसकी बॉडी से, तो यहाँ पर चारों डायरेक्शन में जितने भी पावरफुल लोग होते हैं उन सभी को इसका आभास हो चुका था, जिनमें से एक अपने मास्टर फ्रेम स्पार्क भी थे। लेकिन यहाँ पर फोर डिवाइन सेक्ट में से किसका एम्परर अपीयर हुआ है ये उन्हें नहीं पता था। लेकिन एक और बंदा था जो कि दूर कहीं पे मौजूद था, लेकिन जब वो इस चीज को फील करता है तो वो यहाँ पर काफी मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहने लगता है कि अच्छा तो फायर एनर्जी, हाँ यानी कि ये वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट का होगा और अब तो मास्टर एवरलास्टिंग आपको ना चाहते हुए भी आना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो एक इविल सी स्माइल देने लगता है। इस दौरान हम यहाँ पर ब्रदर मूजी को देखते हैं जहाँ पर उसका जो मास्टर था वो यहाँ पर उसे बताने लगता है कि लगता है कि तुम्हारा वो पुराना दोस्त काफी तरक्की कर चुका है, इसके साथ हमारे रिश्ते हमें अच्छे रखने होंगे, हमें आगे चल के काफी फायदा होगा। अभी यहाँ पर ब्रदर मूजी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर उनका कौन सा पुराना ऐसा दोस्त है जो कि फोर डिवाइन सेक्ट में से किसी एक सेक्ट का एम्परर बन चुका है। दूसरी तरफ हम एक बड़े से कॉफिन को देखते हैं जो कि कॉप सेक्ट के अंदर मौजूद था और इसके अंदर भी फ्लक्चुएशन होती है और तभी एक मिस्टीरियस सी वॉइस तेज हंसी के साथ कहने लगती है कि लगता है कि वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट के पास अभी भी उम्मीद बाकी है, चलो इसमें तो और मजा आएगा। अब गाइस यहाँ पे किसी के भी नेम रिवील नहीं हुए क्योंकि ये कोई छोटे मोटे मामूली कैरेक्टर्स नहीं है, ये बहुत ही टफ और पावरफुल कैरेक्टर है जो कि तुम्हें एंड में जाके समझ में आएगा। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि जो होली एम्परर है वो तो वांग लिंग को देखकर फूले नहीं समाते, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उनका अंतिम वक्त बहुत करीब है। बट फाइनली मरने से पहले वो अपनी सारी लेगेसी अपने सेक्ट के नए एम्परर को देने वाले हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि वो सबसे पहले वांग लिंग को 3 चीजें देता है और कहता है कि ये हर डिवाइन एम्परर को दिया जाता है। जैसे वर्मिलियन एम्परर का जो रेड कलर का रोब होता है वो उसे देता है, साथ ही यहाँ पर 2 बहुत ही मिस्टीरियस चीज देता है। पहला एक वर्मिलियन एम्परर वाला गोल्डन टोकन और दूसरा वो वांग लिंग को देता है वर्मिलियन ट्रेजर, जिसके चलते उसने यहाँ पर टाजिया को पूरी तरीके से सील कर दिया था, वही स्टोन जैसा ट्रेजर। अभी यहाँ पे होली एम्परर जाने से पहले वांग लिंग को बताने लगते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें वर्मिलियन ट्रेजर दिया है इसका जो ब्लडी ऑरा है वो इस वक्त सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन जिसकी बॉडी मैंने तुम्हें दे दी है उसकी आई में मौजूद है, अगर कभी जरूरत पड़े तो तुम उससे वो ले सकते हो। इस दौरान वांग लिंग जो है उस टोकन की तरफ देखता है क्योंकि उसे हेवन डिफाइंग बीट जैसी सिमिलर ऑरा इससे फील हो रही थी, लेकिन वो इससे भी ज्यादा कहीं गुना डिम थी। इस दौरान यहाँ पे होली एम्परर फिलहाल वांग लिंग से कहते हैं कि तुम अब जबकि डिवाइन एम्परर बन चुके हो तो मैं चाहता हूँ कि 1 हफ्ते बाद तुम यहाँ पर मेरे पास वापस आना क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ और चीजें भी बतानी है। अब वांग लिंग उनकी बात मानते हुए चला जाता है, लेकिन जब मुड़ के उसकी तरफ देखता है तो वांग लिंग को यहाँ पर होली एम्परर में अपने पुराने मास्टर यानी कि दूतियान की याद आती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिंग जैसे ही उस माउंटेन से नीचे आता है तो यहाँ पर वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट के काफी सारे एल्डर और लोगों का यहाँ पे हुजूम लगा हुआ था। सभी लोग वांग लिंग को डिवाइन एम्परर कहते हुए रिस्पेक्ट देते और उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, सिवाय यहाँ पे एक बंदे के और जिसका नाम है रेंटाओ और ये उन्हीं 3 लोगों में से एक है जो कि डिवाइन एम्परर बनने के प्रबल दावेदार थे। लेकिन वांग लिंग ने सभी को पीछे पछाड़ते हुए यहाँ पर बाजी मार ली थी। अब यहाँ पे वो वांग लिंग को चैलेंज करता है। काफी सारे एल्डर्स तो इस बात से नाराज हो जाते हैं और रेंटाओ को यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब करना बंद करो क्योंकि ये ऑलरेडी डिवाइन एम्परर बन चुके हैं। लेकिन उसके अंदर होती ना खुजली कि यार आखिर एक बाहर इंसान कैसे बन सकता है मेरे सामने, मैं तो इतना करीब था। वो बात अलग है कि इसने इतनी बार कोशिश की लेकिन कामयाब कभी नहीं हुआ। अब यहाँ पे वांग लिंग से कहता है कि ठीक है लेकिन बैटल के दौरान तुम मारे जा सकते हो। अब यहाँ पे हम देखने के फिर भी वो कहता है
कि नहीं मैं तो फाइट करूंगा। अब यहाँ पे वांग लिन के साथ ये भिड़ जाता है, लेकिन वांग लिन अपने किसी स्पेल किसी ट्रेजर का यूज नहीं करता, सिर्फ प्योर फायर पावर का यूज करता है और वो 9 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट लेवल की ऑरा का यूज करता है, जिसके चलते ऐसे पलक झपकते ही रेंटो की बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। इतना तगड़ा वाला वांग लिन की बॉडी से फायर ओरिजिन एनर्जी निकलता है और वो पूरी तरीके से इसे लपेट लेता है। इसके ओरिजिन सोल एस्केप करना चाहती थी, लेकिन वांग लिन के चलते उसे मौका नहीं मिलता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग वांग लिन की ताकत का नमूना देख चुके थे और यहाँ पर लिटरली वांग लिन ने बस अपनी फ्लेम पावर का यूज किया था। बाकी सारे इसके जो एनर्जी और जो पावर जो स्पेल इसने तो उसको छुआ तक नहीं, और फायर और उसकी ओरिजिन एनर्जी पे इतना तगड़ा वाला कंट्रोल सिर्फ एक ट्रू डिवाइन एम्परर के पास ही हो सकता है। इसी के चलते सभी लोग वांग लिन को अपना डिवाइन एम्परर मान लेते हैं। इधर पे हम देखते हैं कि सीतुनन वगैरह सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं और वांग लिन को कांग्रेचुलेट करने लगते हैं और ऐसे ही नेक्स्ट 5 से 6 दिन वांग लिन की क्राउन सेरेमनी चलती रहती है। इस दौरान हम देखते हैं कि बाकी के जो 3 डिवाइन सेक्ट हैं उनके मेंबर्स भी वांग लिन को कांग्रेचुलेट करने आते हैं। फाइनली ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन चारों तरफ खुशियां थी सिवाय वांग लिन के दिल में, क्योंकि वांग लिन जानता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। भले ही उसने ऑल सीड बाकी सबको निपटा दिया था, लेकिन एक खतरा अभी भी उसके दिल में ऐसे पिन की तरह चुभता रहता है और वो था टाउशन। वांग लिन जानता है कि जिस दिन टाउशन बाहर आ गया ना तो इसकी शामत आ जाएगी। अब वांग लिन जानता है कि वो टाउशन के आगे कितना ज्यादा वीक है, इसीलिए वो यहाँ पे सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन को रिवाइव करने में लगा हुआ है ताकि वो उसकी हेल्प कर पाए। लेकिन वांग लिन फिर भी श्योर नहीं था कि किंग लिन उसकी हेल्प कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि उसे अभी भी डाउट था कि शायद टाउशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस दौरान वांग लिन के सामने एल्डर जू नाम का एक एल्डर हमेशा रहा करता था। बेसिकली वो यहाँ पर वांग लिन के लिए हर एक चीज को अरेंज करता था। वांग लिन को यहाँ पे बताया जाता है कि उससे मिलने कॉर्प सेक्ट से लेकर ऑल हेवन से भी काफी सारे लोग आए हैं, यानी कि उनके मैसेंजर्स। वांग लिन स्माइल करते हुए एल्डर जू को बताता है कि हम बहुत ही जल्द अज़ोर डिवाइन ड्रैगन के एम्परर को बचाने के लिए रेन सेलेस्टियल रियलम में जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन की प्लानिंग सुनते साथ ही एल्डर जू तो काफी ज्यादा शौक थे। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर मूसी, ब्रदर लियोनजी और कॉर्प सेक्ट की कोर डिसाइपल आई हुई थी। अब लियोनजी वही है जिसने कि वांग लिन को वही बैटल स्क्रोल देखने का मौका दिया था, अगर तुम्हें अच्छे से याद होगा तो। अब यहाँ पे ये तीनों लोग बेसिकली वांग लिन के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने आए थे, क्योंकि वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट का नया डिवाइन एम्परर जो कि काफी ज्यादा यंग है और काफी ज्यादा इसके बारे में चर्चे हैं। यहाँ पर तीनों में से किसी को कोई आइडिया नहीं कि वांग लिन ही वही बंदा है जो कि इस वक्त डिवाइन एम्परर बना हुआ है। स्पेशली ब्रदर मूसी के तो कोई आइडिया नहीं, लेकिन लियोनजी जो थे उसे मास्टर फ्लेम स्पार्क ने बताया था कि हो ना हो ये ज़ूमो ही होगा, यानी कि वांग लिन, लेकिन वो इस बात को इनकार कर देता है। इस दौरान यहाँ पर वो जो कॉर्प सेक्ट के कोर डिसाइपल आई हुई थी वो बताने लगती है कि जहाँ तक मैंने सुना है वो यहाँ पर असल में डीमन मास्टर ज़ूमो के नाम से फेमस है। जिस पर लियोनजी कहता है कि अच्छा तो तुमने भी वो रूमर सुना है, मैंने भी काफी सुना है और असल में उस लड़के से मैं मिल भी चुका हूँ, लेकिन ये वो बंदा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल मैंने देखा था। और रही बात ऑलसीर को और उसके क्लोन्स को चोट पहुंचाने की, तो ये भी कोई रूमर्स होगा, ऐसा वो बंदा कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पे वो लड़की बताती है कि वैसे वो हमारे अलायंस स्टार सिस्टम में ना वांग लिन नाम से फेमस है। अब जैसे ही वांग लिन नाम यहाँ पे ब्रदर ज़ूमो के कान में पड़ता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी यहाँ पर वांग लिन जो है अपने एम्परर वाले लुक में आ चुका था। उसके चेहरे पर एक मास्क भी लगा हुआ था और यहाँ पे वांग लिन की बॉडी से जो टेरिफाइंग ऑरा निकल रही थी ना वो देखकर ये तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो ब्रदर मूसी है वो यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि मैं चुयंजी कंट्री से आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और साथ ही यहाँ पर वो एक स्पिरिट पिल को भी देता है जो कि इसके मास्टर ने डिवाइन एम्परर को देने के लिए कहा था। अब यहाँ पे वो पीछे हटता है। इस दौरान लियोनजी भी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, उसे कांग्रेचुलेट करता है और वो लड़की भी। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि लियोनजी जो था वो वांग लिन से रिक्वेस्ट करता है, यानी कि उसने तो मास्क पहना था तो वो सोचता है कि ये डिवाइन एम्परर है, तो वो वांग लिन यानी कि डिवाइन एम्परर से कहता है कि डिवाइन एम्परर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस पे वांग लिन हाँ में सिर को हिलाता है। अब इस दौरान वांग लिन के आसपास से 4 गार्ड्स खड़े थे जो कि बेसिकली एल्डर्स थे और इनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। इनमें से 2 तो निर्वाणा शैटरर के लेवल पे थे। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा दुश्मन एक ही है, यानी कि कल्टीवेशन अलायंस। हो मैं यहाँ पर आपसे एक बंदे के बारे में पूछना चाहता हूँ, बेसिकली मुझे वो चाहिए और जिसका नाम है वांग लिन। अब यहाँ पे वांग लिन अपना ही नाम इसके मुंह से सुनकर इसकी तरफ ऐसे देखता है, हालांकि इसने मास्क पहना हुआ था। तो वांग लिन उससे पूछता है कि वैसे तुम्हें वांग लिन क्यों चाहिए। अब लियोनजी थोड़ा पैनिक तो करता है, लेकिन फिर भी वो उसे बता देता है कि क्योंकि उसके पास एक ऐसा ट्रेजर है जो कि हमारी फैमिली से बिलोंग करता है और मुझे हर हाल में उससे वो लेना है, और वैसे भी वो तो अब कल्टीवेशन अलायंस से बिलोंग करता है, वैसे भी वो हमारा दुश्मन ही है। अब यहाँ पर ये सुनना ही था कि वांग लिन यहाँ पे कहता है कि अच्छा उसने आपका कोई ट्रेजर लिया है, जहाँ तक मुझे पता है तो ऐसा कोई ट्रेजर उसके पास है नहीं। यहाँ पे लियोनजी वांग लिन की तरफ देखता है और मन में कहने लगता है कि हाँ उसके पास नहीं है, लेकिन मैं उसे चाहता हूँ ताकि मैं उसको यूज करके बैटल स्क्रोल की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊँ, और अगर इस चक्कर में उसकी मौत भी हो जाए तो एटलीस्ट मैं तो बच जाऊंगा।
मैं तो बस उसे एक पपेट की तरह यूज करना चाहता हूँ, लेकिन ये किंग शुई की वजह से मैं आज तक इसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर किंग शुई ना होता तो ना जाने मैं वांग लिन को कब का निपटा चुका होता। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि नहीं, उसने लिया है। अब वांग लिन यहाँ से अपना मास्क हटाते हुए कहता है कि तुम्हें वांग लिन चाहिए ना, तो लो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बताओ आखिर मैंने तुम्हारा कौन सा ट्रेजर लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन को जैसे ही डिवाइन एम्परर के रूप में लियोनजी देखता है ना, वो बिल्कुल उल्टे पैर ऐसे भागने लगता है और वहीं पे गिर पड़ता है और चीखते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है, मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इस दौरान यहाँ पे वांग लिन कहता है कि मुझे तुम्हारा असली राज जानना है कि आखिर यहाँ पे तुम किस लिए आए हो, और अगर तुमने नहीं बताया तो फिर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली और पूरा का पूरा ऑल हेवन स्टार सिस्टम को मैं इस मैटर में घसीटूंगा। और जो तुमने मेरी यहाँ पे इंसल्ट की है ना, इस बात के विटनेस यहाँ मौजूद सभी लोग हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर मूसी तो वांग लिन को देखकर अलग ही खुश था और यहाँ पे वो लेडी भी वांग लिन का साथ देते हुए कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल, मैं खुद इस बात की गवाह हूँ और मैं जाके सबको बता दूंगी कि कैसे ऑल हेवन स्टार सिस्टम के एक शिव कल्टीवेशन फैमिली के एल्डर ने डिसरिस्पेक्ट किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन के सामने वो थोड़ा सा तो कमजोर दिखाते हुए इस बात को बस एक मजाक के रूप में लेता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस गलती को माफ कर दोगे। लेकिन वांग लिन था यहाँ पे ढीठ। वो कहता है कि मैं माफ तभी करूंगा जब तुम मुझे अपनी फैमिली की वो तीनों स्क्रोल्स मुझे दोगे, यानी वही बैटल स्क्रोल्स। अब यहाँ पे इसे ना चाहते हुए भी वांग लिन को ये तीनों स्क्रोल्स देने पड़ते हैं। अब वांग लिन इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो मेरे इंसल्ट के बदले था, अब मुझे तुम्हारा वो ट्रेजर चाहिए जिसका इल्जाम तुमने मुझ पे लगाया। अब यहाँ पे लियोनजी कहता है कि वो तो मैंने बस ऐसे ही कहा था। वांग लिन यहाँ पर इससे बाकी बचे जो 6 लोफूस थे ना, उनको भी ले लेता है। इस दौरान वो उसे एक ग्रीन कलर का जेड देता है और कहता है कि इसे जाकर अपने एल्डर को देना, यानी कि मास्टर फ्लेम स्पार्क को। अब लियोनजी यहाँ पर उल्टे पैर दौड़ते हुए सीधा मास्टर फ्लेम स्पार्क की तरफ बढ़ता है, लेकिन जाते हुए मन में कहता है कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर आना मेरे लिए इतना घाटे का सौदा होगा तो मैं कभी नहीं आता। इस दौरान लियोनजी पर एक स्नीक अटैक हो जाता है, लेकिन वो अपने ब्लड का यूज करते हुए यहाँ से एस्केप कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे वांग लिन कॉर्प्स सेक्ट के उस कोर डिसाइपल से कॉर्प्स के ऊपर बातचीत करता है और साथ ही उसे भी सेम एक टोकन देता है। और यहाँ पे जैसे ही वो लड़की उस टोकन में चेक करती है तो यहाँ पर उसे एक बॉडी नजर आती है जिसको देखते साथ इसके होश उड़ चुके थे। वांग लिन प्यार से पूछता है कि बताओ इसकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए, तुम्हें तो बहुत सारा नॉलेज है ना। अब यहाँ पे वो हाफते काफते कहती है कि मुझे मेरे सीनियर से पूछना होगा और इमीडिएटली यहाँ से निकल जाती है। इस दौरान यहाँ पर ब्रदर मूजी से भी मिलकर वांग लिन काफी ज्यादा खुश था। ये लोग पुरानी बातचीत करते हैं और तभी यहाँ पर जो बाकी की सेरेमनी थी ये आगे बढ़ती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो होली एम्परर है वो आते हैं वांग लिन से, वो मिलते हैं, उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और वो कहने लगते हैं कि अब मुझे मेरा आखिरी काम करना है। मैं जानता हूँ कि तुम रेन सेलेस्टियल रियलम जाना चाहते हो अज़ोर डिवाइन एम्परर को बचाने के लिए, जिसके लिए तुम्हें वो क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी और वो सिर्फ कल्टीवेशन अलायंस के पास मौजूद होगा। लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सही सलामत वापस आ भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे कुछ भी अगर तुम्हारे भाई किंग शुई के बारे में पता चलता है तो मैं वो इन्फॉर्मेशन तुम तक जरूर पहुंचा दूंगा। अब यहाँ से वो जाने लगता है, पर जाते हुए वांग लिन को सारी हिस्ट्री बता देता है कि कैसे उसने अपने कल्टीवेशन की शुरुआत जब वो 1000 साल से भी ज्यादा का पुराना था तब किया था। ऐसे ही जब वो 3000 साल का बना तो यहाँ वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का वो एक एल्डर बना और ऐसे ही करते करते लगभग जब 13,000 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया तब जाकर उसे यहाँ वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के सबसे बड़े राज का पता चला कि वो लोग असल में सील्ड रियलम से नहीं बल्कि हम तो एक ऐसे प्लेनेट से बिलोंग करते हैं जो कि एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम के टाइम से एग्जिस्ट करता है और वही हमारा असली रूट है। और सारे 4 डिवाइन सेक्ट के जितने मेंबर्स हैं उनका भी। हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के एम्परर हैं उन्होंने हमारे होम प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर इतने सारे रियलम्स की लेयर चढ़ाई कि कोई भी इसे ढूंढ ना पाए। लेकिन फिर एक ऐसा पावर सबके ऊपर छा जाता है कि अगले 3 महीने तक सब लोग एक ऐसे कंफ्यूजन में पहुंच चुके थे कि वो खुद तक को पहचान नहीं पा रहे थे। और जब वो सबको होश आता है तो पता चलता है कि सेलेस्टियल रियलम जैसे कि हम इतने वक्त से जानते थे वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। साथ ही हमें हमारे घर को भी बचाना था तो हम चारों तरफ बट गए। इस दौरान कल्टीवेशन अलायंस का जन्म हुआ और इनका पहला टारगेट हम बने। यहाँ पे किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर ये बैटल चल क्यों रही है, लेकिन वो वक्त हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि हमारे जो अज़ोर ड्रैगन है वो सेलेस्टियल रियलम को चेक करने गए थे और तब से लेकर आज तक मिसिंग है। ब्लैक टर्टल डिवाइन सेक्ट के जो एम्परर थे उस जनरेशन के, उन्होंने तो उनको ही बिट्रे कर दिया। और रही बात व्हाइट टाइगर की, तो बस एक वही था जिसने कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट किया, लेकिन एंड में बैटल में वो भी मारा गया। जिसके बाद वो वांग लिन की तरफ एक सीरियस लुक देता है और बताने लगता है कि कहीं ना कहीं तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि क्यों कल्टीवेशन अलायंस ने हम पे हमला किया था। वांग लिन हमें सिर को हिलाता है। होली एम्परर यहाँ पे अपने सिर को नीचे करते हुए कहते हैं कि हाँ, उन्हें हमारे उस प्लेनेट की दरकार थी जिसे कि फर्स्ट जनरेशन के एम्परर ने काफी सारे रियलम से सील कर दिया। इन लोगों ने मुझ पर भी काफी सारे जुल्म किए, मेरे अपने लोगों को टॉर्चर किया, तड़पाया, जिसके चलते ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें उसका लोकेशन
लोकेशन बताना पड़ा। वहाँ यहाँ पे सवाल करता है कि पर जो ब्लैक टॉर्टोइज डिवाइन एम्परर है वो भी चाहता तो बता सकता था ना, आखिर उन लोगों ने आपको ही फोर्स क्यों किया। जिस पे वो हंसता है और बताता है कि क्योंकि ओ डिवाइन सेक्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट है वो है, और हमारे फर्स्ट जनरेशन के एम्परर ने ही उस पर सारे रियलम्स को लगाया था, यानी कि हमारे होम टाउन पे। इसी के चलते सिर्फ जनरेशन बाय जनरेशन एम्परर्स को ही, और वो भी 4 डिवाइन सेक्ट के जो वर्मिलियन सेक्ट है उसके एम्परर्स को ही उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता है, इसके अलावा किसी अदर सेक्ट को नहीं। लेकिन ये तो रही सिर्फ आधी बात। और फिर वो आगे बताने लगता है कि जब हमारे होम टाउन के ऊपर लेयर्स लगाए गए थे तो वहां तक जाने के लिए 4 दरवाजों को बनाया गया था, जो कि बेसिकली 4 प्लैनेट्स थे, जिसके बारे में सभी को पता था। और 4 जो प्लैनेट्स थे ये 4 डिवाइन सेक्ट आपस में मिलकर अपने कंट्रोल में रखकर उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन फिर जब एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम जो था वो कोलैप्स होकर 4 अलग अलग सेलेस्टियल रियलम में डिवाइड हो गया, तो हर एक सेलेस्टियल रियलम के अंडर में जो भी स्टार सिस्टम है उन स्टार सिस्टम में से हर एक स्टार सिस्टम के अंदर एक प्लेनेट पहुंच चुका, यानी कि 4 गेट हैं 4 प्लैनेट्स जो कि, और यही 4 प्लैनेट्स 4 अलग अलग स्टार सिस्टम के अंदर डिवाइड हो गए। और यहाँ ये जो हमारा अलाइन स्टार सिस्टम में है इसके अंदर भी एक प्लेनेट है जिसके जरिए से इनका जो होम टाउन है वहाँ पे जाया जा सकता है, और वो प्लेनेट है प्लेनेट सुजाकू। ये सुनकर तो वांग लिन भी काफी ज्यादा हैरान था। अभी यहाँ पे वो आगे बताता है कि हाँ वो प्लेनेट सुजाकू है, और इसके बारे में मैंने जो सेंट्रेंस है ब्रिलियन वॉइड की जिसने की मुझे फोर्स किया, मैंने उसे इसके बारे में बता दिया, यानी कि मूविंग में। अब वांग लिन को सब कुछ समझ आ चुका है कि क्यों प्लेनेट सुजाकू के अंदर होली एम्परर का एक क्लोन जो कि मास्टर हुआन लॉन्ग के रूप में वहाँ मौजूद था, साथ ही मूविंग में का एक क्लोन यानी कि लू में भी वहाँ पर मौजूद थी प्लेनेट सुजाकू में, साथ ही ब्रदर मूजी भी वहीं आसपास ही रहा करते थे। और वांग लिन हमेशा से ही ये बात तो जानता था कि ब्रदर मूजी भले ही आम हो लेकिन इनके जो मास्टर है ये बहुत हाई लेवल के हैं। इस दौरान यहाँ पे एम्परर बताने लगते हैं कि मेरे जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन मेरी ये जो बॉडी है ना ये हमेशा यही रहेगी और अगले 3 से 4 हजार साल के लिए इसमें कुछ भी खराबी नहीं आएगी। तो तुम मेरी बॉडी को डिफेंस और स्पेल के लिए यूज कर सकते हो, साथ ही इससे ऑरा को तुम अब्सॉर्ब करके कल्टीवेट भी कर सकते हो और धीरे धीरे अपने अंदर की फ्लेम ऑरा को भी बढ़ा सकते हो। ये कहते हुए वो वांग लिन को एक मैप दे देता है और बताने लगता है कि बाकी के जो 3 प्लैनेट्स हैं उसका मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन इस मैप के जरिए से तुम उन्हें ढूंढ सकते हो। इसी के साथ वो यहाँ पर वांग लिन को देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी उम्मीदों पे खरे उतरोगे, लेकिन हाँ कभी भी खुद पे ज्यादा फोर्स मत डालना। ये कहते हुए वो डिसअपीयर हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि ली युनजी अपनी अधमरी हालत में मास्टर फ्लेम स्पार्क के पास पहुंच जाता है, उन्हें वो जेड टोकन भी दे देता है, और जैसे ही उसमें वो उस बॉडी को देखते हैं ना तो यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क भी शॉक्ड हो जाते हैं। आसपास के जो एल्डर्स इनके साथ है ये भी दंग रह जाते हैं कि तभी उनमें से कहने लगता है कि अगर ये बंदा जो देख रहा हूँ मैं इसके अंदर अगर ये जिंदा हो गया और वापस आ गया तो दोनों स्टार सिस्टम को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 3rd स्टेप वाला कल्टीवेटर था जिसने की ब्लड गॉड और यहाँ पे जो हमारे सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई थे इनके बैटल को रोका था, वो यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि लोग इकट्ठा करो क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि हम खुद जाके वहाँ पर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। जिसके बाद इनकी वॉइस गायब हो जाती है, पर तभी इनमें से एक बंदे को डाउट होता है, यानी कि इन एल्डर्स में से एक, और वो मास्टर फ्लेम स्पार्क से कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बस एक रूमर हो। जिसपे मास्टर फ्लेम स्पार्क इन्हें यहाँ पर मून गेजर सर्पेंट का याद दिलाते हैं, और भाई साहब जैसे ही वो लोग उसे याद करते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि हो सकता है कि ये जो मून गेजर सर्पेंट है ये असल में इसी बॉडी का ही कोई पैरासाइट हो, यानी कि ये वही 8 स्टार एंशिएंट गॉड की बात कर रहे हैं जिसकी बॉडी को वांग लिन ने सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की उसी बॉटल वर्ल्ड में देखा था। इस दौरान हम देखते हैं कि जब यहाँ पर कॉप सेट की वो लड़की अपने 3rd किंग के पास जाकर ये सारी बात बताती है ना, यानी कि वही बंदा जो कि उस ब्लैक कलर के कॉफिन के अंदर लेटा हुआ था, तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उस लड़की को खुश होकर वो काफी सारे रिवॉर्ड्स भी देता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि पर मैं श्योर नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई रूमर हो। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉप सेट का 3rd किंग है ये खुद कहता है कि नहीं, इस बार तो मैं बाकी के किंग्स को भी लेके जाऊंगा, और अब ये आदेश देता है कि हमारे जो 7th फ्लोर में प्रीवियस किंग्स के जो कॉप्स हैं इन्हें भी अवेकन करो, हम साथ जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन सीधा मास्टर यिनजी से मिलने के लिए पहुंच चुका था, जो कि अपने दोनों भाइयों को खोने के बाद काफी ज्यादा गमगीन था, और वांग लिन को भी उनके लिए बुरा लगता है। अब यहाँ पे वांग लिन उससे फिलहाल यही प्रॉमिस करता है कि ताजिया जिसने कि आपके दोनों भाइयों को मारा है, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन आप खुद उसकी जान अपने हाथों से लोगे। ये सुनकर यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश तो था, लेकिन फिर से उदासी उसे छा जाती है। अब वांग लिन यहाँ पे वापस आ जाता है और वो अपने माउंटेन क्रम्बल अटैक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो सेलेस्टियल एम्परर वाई फैन है उनके 6 स्पेल्स में से ये जो माउंटेन क्रम्बल स्पेल है ये काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है और मिस्टीरियस भी। अब यहाँ पे वांग लिन को बेसिकली अपने ओरिजिन एनर्जी की मदद से, अपने डिवाइन सेंस की मदद से यहाँ पर काफी सारे माउंटेन्स बनाने थे, जो कि इल्यूजन तो होंगे लेकिन जो देखने वाला होगा उसे लगना नहीं चाहिए कि ये इल्यूजन है। अब यहाँ पे वांग लिन अपने आसपास के वोल्केनोस के साथ फ्यूज होना शुरू कर देता है, और यहाँ पर उसे
उसे प्लेनेट का पूरा पास्ट भी पता चलता है और बेसिकली इसका डिवाइन सेंस अपने आसपास की जगह से काफी अच्छे से फ्यूज हो चुका था और अब वांग लिन उस पे फोकस करते करते बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानो ये खुद ही ये माउंटेन बन चुका हो। वांग लिन का डिवाइन सेंस वो भी एंशिएंट गॉड के साथ काफी दूर तक फैल चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉप सेक्ट का थर्ड किंग और यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क दोनों इससे मिलने के लिए आ चुके थे उस बॉडी के सिलसिले में। और जब वो लोग वांग लिन के इतने पावरफुल डिवाइन सेंस को फील करते हैं ना, तो इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई इनके सामने ये कुछ भी नहीं। यहाँ पे वांग लिन मास्टर फ्लेम स्पार्क को एल्डर की तरह ही रिस्पेक्ट देता है, लेकिन मास्टर फ्लेम स्पार्क तो मन ही मन कह रहे होते हैं कि आखिर ये इतना ज्यादा प्रोग्रेस कैसे कर सकता है। साथ ही उन्हें अंदाजा लग चुका था कि सेलेस्टियल एम्परर वाईफान का ये जो माउंटेन क्रम्बल जो अटैक है ये किस हद तक पावरफुल है। लिटरली वांग लिन की ताकत के साथ तो इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो थर्ड किंग था वो यहाँ पे वांग लिन को रिस्पेक्ट देता है और उसी बॉडी के सिलसिले में बात करता है तो वांग लिन सीधा इन्हें मैप खोल के बता देता है। और यहाँ पे जैसे प्लेनेट सुजाकू को कॉप सेक्ट देखता है तो वो भी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते हुए वो वांग लिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसमें आपका भी कोई ना कोई फायदा है। अब वांग लिन स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिल रहा है, तो तुम बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दो तो अच्छा है। अब यहाँ पे ये चला जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जो मास्टर फ्लेम स्पार्क है वांग लिन को एक फेलो कल्टीवेटर से भी ऊपर की नजर से देखते हैं और वो उससे पूछता है कि बताओ क्या जो तुम कह रहे हो वो सच है। अब वांग लिन उन्हें देखकर स्माइल करता है और डिवाइन सेंस के थ्रू बताता है कि मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं कि मैं आपको धोखा दूं या आपसे झूठ बोलूं। जिस पर मास्टर फ्लेम स्पार्क भी हंसते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वाकई में तुम और तुम्हारा भाई किंग शी दोनों काफी ज्यादा मिस्टीरियस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन के पास उसका मॉस्किटो बीस्ट आता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हालत में था, जो देखकर वांग लिन को गुस्सा आता है और फिर जैसे ही वो उसकी मेमोरीज चेक करता है तो वो पाता है कि यहाँ पर जो दूसरे स्टार सिस्टम के लोग थे जो कि क्लाउड स्टार सिस्टम से बिलोंग करते हैं, इन लोगों ने यहाँ पर मॉस्किटो बीस्ट के बाकी के जो 19 साथी थे उनको किडनैप कर दिया है और यहाँ पे उसका जो मेन मॉस्किटो बीस्ट था उसको भी पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। अब वांग लिन यहाँ पे मन में कहता है कि लगता है कि इनका अंतिम वक्त आ चुका है। इस दौरान हम देखते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें इंजर्ड किया था वो अपने एल्डर के पास जाकर सारी बात बता देते हैं कि कैसे इन्हें जाइंट मॉस्किटो बीस्ट मिला जिनका एक बड़ा सा लीडर था और वो यहाँ से भाग चुका है। यहाँ पे एल्डर सबसे पहले इन पे गुस्सा करते हैं और कहता है कि अगर उस जाइंट से मॉस्किटो बीस्ट के लीडर का कोई ओनर हुआ ना तो फिर हमारी शामत आ जाएगी, क्योंकि इतने बड़े जाइंट मॉस्किटो बीस्ट को पालना कोई आम बच्चों का खेल नहीं। फिलहाल के लिए ये लोग यहाँ से एक बड़े से फॉर्मेशन को क्रिएट करके वापस से अपने क्लाउड स्टार सिस्टम में जाने वाले थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन को गुस्सा आ जाता है और वो निकालता है अपना वो ट्राइडेंट और इमीडिएटली यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन साथ में अपने मॉस्किटो बीस्ट को भी ले आता है, साथ ही वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके बाकी के मॉस्किटोस को भी सेंस कर लेता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन जो कि माउंटेन स्क्रम्बलिंग जो स्पेल है उसे अंडरस्टैंड करने के चलते उसका जो कार्मा डोमेन है वो भी इवॉल्व हो चुका था, तो अब वांग लिन निर्वाणा क्लिंसर के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था। उसका डोमेन तो ऑलरेडी पहुंच चुका था और बस वांग लिन को यहाँ पर वही डिवाइन एट्रीब्यूशन को क्लियर करके आगे बढ़ना था। और फिलहाल वांग लिन यहाँ पर इस मैटर को निपटाने के बाद ही इसको सामना करना चाहता था। इसी के चलते वो अपनी पावर को थोड़ी देर के लिए सप्रेस करता है और सीधा यहाँ पे अपने जाइंट मॉस्किटो के साथ अपीयर होता है। अब मॉस्किटो यहाँ पे तेज दहाड़ मारता है तो यहाँ पर बाकी के जो उसके साथी थे उनमें से एक जो कि इन लोगों के पास था वो चीख मारता है। इस दौरान यहाँ पर इन लोगों ने एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को लगाया हुआ था ताकि कोई भी अलायंस स्टार सिस्टम का जो भी निर्वाणा क्लेंजर के ऊपर के बंदे हैं उन्हें छोड़कर कोई भी यहाँ पे जल्दी से इनके पास ना आ पाए। अब यहाँ पे एक सीक्रेट मेथड का ये यूज करके किसी रीजन के चलते अलायंस स्टार सिस्टम में आए थे। अब यहाँ पे जब ये वांग लिन को देखते हैं तो दो एल्डर काफी ज्यादा हैरान थे और वांग लिन का मजाक उड़ाते हैं और कहने लगते हैं कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इस बार तुम्हारे इस मॉस्किटो बीस्ट के साथ साथ तुम्हें भी हम मार देंगे। लेकिन इन लोगों को कहाँ पता था कि वांग लिन क्या चीज है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी पावर को रिलीज करता है, साथ ही वो उस स्पेल को भी हटा देता है जिसके जरिए से उसने अपनी पावर को सप्रेस करके रखा हुआ था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन रिलीज करता है तो डिवाइन एट्रीब्यूशन यहाँ पे ट्रिगर हो चुका था, लेकिन वांग लिन तो इसके थंडर का यूज करते हुए सीधा इस बैरियर पे अटैक करता है और डिवाइन एट्रीब्यूशन की पावर को इतनी आसानी से यूज करने वाले किसी बंदे को देखते साथ ही हर कोई दंग रह जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस दौरान हम देखते हैं अब सेवन कलर लाइटनिंग को भी वांग लिन सीधा अपने कंट्रोल में लेते हुए सीधा इनके बैरियर को तोड़ते हुए बाकी सारे बंदों को निपटा देता है, जिसके चलते दो एल्डर की ओरिजिन सोल भी डैमेज हो जाती है। पर तब तक ये लोग जिस बड़े से फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे थे वो पूरी तरीके से बन चुका था। इनके सामने एक पोर्टल टाइप का भी बन जाता है जिसके चलते ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मॉस्किटोस तो इन सभी का काम तमाम कर देते हैं और वांग लिन यहाँ पे अपनी फ्लेम पावर का यूज करके इन सभी को वहीं पे मार के इनके सोल तक को रिफाइन कर चुका था। हम देखते हैं कि दो एल्डर में से एक एल्डर को वांग लिन निपटा देता है और दूसरा यहाँ से भागने वाला था कि तभी यहाँ पर डिवाइन एट्रीब्यूशन इस बार 4 तरह के अलग अलग फोर्सेस
फोर्सेस के साथ वांगलिन पे अटैक करता है, लेकिन वांगलिन यहाँ पर सबसे पहले अपने माउंटेन क्रम्बल स्पेल का यूज करता है, जिसके चलते यहाँ पर इल्यूशनरी माउंटेन क्रिएट होते हैं, जो कि यहाँ पे फर्स्ट कोलैप्स के साथ ही उस ओल्ड मैन को आधा इंजर्ड कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर उस फॉर्मेशन को भी ये लोग बुरी तरीके से डैमेज कर चुके थे। इस दौरान अब वांगलिन सीधा इस डिवाइन रिट्रीब्यूशन की तरफ फोकस करता है। यहाँ पे अपनी थंडर पावर और फायर पावर दोनों का यूज करते हुए सीधा उसी डिवाइन रिट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ता है। वांगलिन को यहाँ पर एक ब्लडी मिस्ट नजर आता है, जिसके अंदर फायर और थंडर दोनों की पावर भी मिक्स थी। अब वांगलिन जैसे इन्हें भी कमांड करते हुए तेजी से इसकी तरफ चार्ज करता है और इस दौरान वो अपने दोनों पावर्स का यूज करके सीधा उस बादल की तरफ अटैक कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिन जो कि थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वांगलिन को जानना था कि आखिर ये डिवाइन रिट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि वो हेवन डिफाइन कल्टीवेटर है। तो वांगलिन को जानना था कि आखिर ये आता कहाँ से है। वांगलिन सीधा बादलों के बीच जाने लगता है, लेकिन ये बादल भी सिकुड़ते हुए पीछे हट रहे थे, पर वांगलिन से कहाँ जाने देने वाला था। वो सीधा घुस जाता है बादलों के बीच में और यहाँ उसे एक बहुत बड़ा सा क्रैक नजर आता है। और जैसे ही वांगलिन झांकता है, वैसे यहाँ पर एक जायंट सा फिगर नजर आता है, जो कि एक काफी कमाल के वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, जहाँ पर अलग ही बिल्कुल सिस्टम था। पर तभी उसकी नजर पड़ती है उसके फोरहेड पर, जिसके ऊपर 8 स्टार बने हुए थे। यहाँ पे ये चुपचाप खड़ा था और इसके आसपास काफी सारे एंशिएंट डेविल्स भी थे, एंशिएंट डीमंस भी थे। ये नजारा देखकर वांगलिन शॉक्ड हो जाता है। सो होमीज, नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा करोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा हाइप किया करो यार, तभी तो वीडियो लॉन्ग बनाने में मजा आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।